Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss the MCQs of the unit Communication Skills of class 9th IT 402. So here we have the first question. The written form of communication is dash than oral communication. जो हमारी written form of communication होती है वो oral communication के comparison में कैसी होती है? More formal and less flexible, more flexible and less formal, more flexible and more formal, less flexible and less formal. सी स्टूडेंट्स, जब हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास उस जो भी हमारा रिटन पार्ट होता है, चाहे लेटर है, चाहे पेपर है, चाहे रिवीजन टेस्ट है, उसका हमारे पास एक रिटन प्रूफ होता है। तो फॉर्मल ये ज़्यादा होती है रिटन कम्युनिकेशन बिकॉज हमारे पास वहाँ पे लीगल प्रूफ होता है जो कि ओरल कम्युनिकेशन में नहीं होता। और फ्लेक्सिबल ये कम होती है क्योंकि ये फॉर्मल ज़्यादा होती है, तो आप इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में आप बात करते करते साथ साथ उसका फीडबैक भी दे सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी मोर फॉर्मल एंड लेस फ्लेक्सिबल. Question number 2 is the checklist comprising of the various elements of communication skills is called dash. 7 E's of communication, 7 C's of communication, 5 E's of communication और 5 C's of communication. कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसकी जो चेकलिस्ट है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. उसमें आपके बहुत सारे पॉइंट आते हैं, 7 वर्ड्स होते हैं जो सी से आपके स्टार्ट होते हैं, जैसे क्लैरिटी हो गया, कोहेरेंस हो गया, कर्टियस हो गया. तो इस तरह से आपके 7 वर्ड्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन. द आंसर विल बी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 3 इज a group of words that make complete sense is a group of words जिससे हमें पूरा मीनिंग उसका पता लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना मीनिंग होता है प्रॉपर उसे हम कहते हैं सेंटेंस. सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट, और जिसके बारे में जो बात की जा रही है, जिस बारे में बात की जा रही है, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट. और फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ मोर देन 1 और 2 वर्ड्स जिसका पूरा अपने आप में मीनिंग क्लियर नहीं होता. सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सेंटेंस? इनमें से कौन सा आपका सेंटेंस का काइंड नहीं है? एजर्टिव, इम्पेरेटिव, एम्पिरिकल, इंटेरोगेटिव. सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. एजर्टिव और डिक्लेरेटिव वो होते हैं जो एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देते हैं. इम्पेरेटिव वो होते हैं जिसमें आपकी रिक्वेस्ट या कमांड होती है, और इंटेरोगेटिव आपके होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. एम्पिरिकल टाइप का कोई सेंटेंस नहीं होता, सो द करेक्ट आंसर विल बी एम्पिरिकल. इसके प्लेस पे हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. जैसे हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज, तो उसके लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन आता है. तो वो 4 होते हैं. एम्पिरिकल हमारा किसी भी सेंटेंस का काइंड नहीं होता, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. डैश इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. कोई भी ऐसा वर्ड या फ्रेज जो स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन, प्रेडिकेट, इम्पेरेटिव और एडजेक्टिव. तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जो एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स या फ्रेजेस उन्हें हम बोलते हैं इंटरजेक्शन. इम्पेरेटिव अभी हमने पढ़ा सेंटेंस का टाइप है, और प्रेडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, और एडजेक्टिव क्या है? हमारी पार्ट ऑफ स्पीच. तो इसमें आपके क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल्स? जैसे हुर्रे, अलास, ब्रेवो, ये सब आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. अ मैसेज शुड बी डैश टू कन्वे द राइट मीनिंग टू अनदर. एक मैसेज दूसरों को राइट मीनिंग कन्वे करे तो इसके अकॉर्डिंग वो कैसा होना चाहिए? डिफिकल्ट होना चाहिए, क्लियर, कॉम्प्लेक्स या कोडेड? कोडेड मतलब किसी दूसरी लैंग्वेज में. तो मैसेज हमारा क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ताकि दूसरे पर्सन को साफ साफ उसका मीनिंग समझ में आ सके. नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 7. इट सेज डैश इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ब विच स्टेट्स व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. सेंटेंस का वो पार्ट जो एक वर्ब को कंटेन करता है और ये बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट, प्रीफिक्स, प्रीपोजिशन या प्रोनाउन. दैट इज नोन एज प्रेडिकेट. अभी पढ़ा था हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. प्रीपोजिशन जो रिलेशन बताता है. प्रोनाउन हिंदी में जिसे आप सर्वनाम कहते हैं, जिस द वर्ड विच इज यूज्ड
इन प्लेस ऑफ द नाउन। और प्रीफिक्स जो आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के आगे लगाते हैं, जैसे आपका है रिप्लेसेबल, तो आप उसके आगे इर लगा देते हैं तो इट बिकम्स इररिप्लेसेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज नॉट अ बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करते टाइम इनमें से क्या ऐसी चीज है जो आपके लिए डिफिकल्टी प्रोड्यूस नहीं करती, जिससे कोई डिफिकल्टी नहीं होती। हेयरिंग एंड विजुअल प्रॉब्लम्स, नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लिसनिंग अटेंटिवली। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते टाइम अगर हियरिंग और विजुअल प्रॉब्लम्स हैं तो ये बैरियर हो सकती हैं। नॉइस और डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है, क्योंकि फिर हमें दूसरे पर्सन की बात साफ सुनाई नहीं देगी। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो भी वो एक रुकावट है अच्छी कम्युनिकेशन में। लेकिन अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं तो दैट विल नॉट बी अ बैरियर इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक अच्छी चीज है विच इज नॉट अ बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा आपका कम्युनिकेशन का मेथड नहीं है। तो हमने 3 मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल। तो इसमें से कौन सा नहीं है, साफ साफ हमें पता लग रहा है नॉन विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल जहाँ पे आपका स्पोकन और रिटन पार्ट होता है, नॉन वर्बल में आपके गेस्चर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, और विजुअल में आपके पोस्चर्स, बैनर्स वगैरह होते हैं। नॉन विजुअल आपका कम्युनिकेशन का कोई मेथड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड डैश। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, वॉइस मेल, टोन, गेस्चर्स या बोथ बी एंड सी। तो नॉन वर्बल कौन सा हुआ, जहाँ पे ना हम बोल रहे हैं ना हम लिख के अपनी बात को समझा रहे हैं। तो उसमें क्या वॉइस मेल्स आ सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं आ सकते। टोन, वो भी आपकी बोलने की हो गई कि आपकी टोन कैसी है, तो वो भी नॉन वर्बल में नहीं आ सकती। गेस्चर्स आ सकते हैं, बोथ बी एंड सी नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, गेस्चर्स। गेस्चर्स कैसे होते हैं, जैसे हम बाय कर रहे हैं तो हम हैंड को वेव कर देते हैं, तो वो एक गेस्चर हो गया। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो एक्शंस होते हैं उन्हें ही हम गेस्चर्स बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी गेस्चर्स। क्वेश्चन नंबर 11, पर्सपेक्टिव इज एन इंडिविजुअल्स डैश। पर्सपेक्टिव एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या होता है, उसकी बिलोंगिंग्स यानी कि उसकी चीज़ें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका फ्यूचर या उसकी एक्टिविटी। तो किसी भी पर्सन के पर्सपेक्टिव का मतलब होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका ओपिनियन किसी भी चीज़ को लेके। दैट इज द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिकेशन। इनमें से क्या आपका कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट एम्स एट एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, इट इज अ सोशल एक्टिविटी, इट मे नॉट लीड टू एनी रिस्पॉन्स। सो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, कम्युनिकेशन में हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, तो ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ। ये एक सोशल एक्टिविटी है क्योंकि हम लोगों से सोशलाइज करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ। इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और हमें पता है कि कम्युनिकेशन जब भी होगी कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वर्बल कम्युनिकेशन कंप्राइजेस। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। कंप्राइजेस मीन्स कंसिस्ट ऑफ रिटन और स्पोकन मैसेज, एनी मैसेज दैट यूजेस वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुई, बोलकर या लिखकर अपनी बात को बताना, तो ये हो सकता है। और एनी मैसेज जो आपकी समझी हुई लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज करता है, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। So in this case our answer will be both A and B. So here is the answer, both A and B. Next is question number 14, non-verbal communication can be. Non-verbal communication कैसी होती है, unintentional, unspoken, none of these। मतलब बिना किसी इंटेंशन के उसे करते हैं, बिना बोले करते हैं, या none of these। तो कोई ना कोई तो इंटेंशन होता है, मतलब कोई हम बात समझाना चाहते हैं तभी हम उसे करते हैं। अनस्पोकन होती है क्योंकि उसमें हम बोलते नहीं हैं, तो उसमें हम कैसे बात करते हैं, हम उसमें गेस्चर से करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी अनस्पोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्बर्ट
Mehrabian, one of the pioneers in the field of body language, spoken words account -% of what a listener perceives. इन पर्सन के अकॉर्डिंग जो स्पोकन वर्ड्स हैं वो कितने % होते हैं जितना कि एक सुनने वाला उस चीज़ को समझता है. तो वर्ड्स जो हैं वो अकाउंट करते हैं हमारा 7%, 38% और नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर है आपका 7%. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस. ये वर्ड कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है जिसका मतलब होता है टू सॉल्व, टू शेयर बोथ ए एंड बी. कम्युनिस का मतलब होता है स्टूडेंट शेयर करना. सो द करेक्ट आंसर इज टू शेयर. नेक्स्ट इज टू वे कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन. टू वे, दो लोगों में कम्युनिकेशन कब होती है? जब देर इज अ पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज, देर इज अनदर पर्सन हु रिप्लाइज टू द सेंडर. टू वे कम्युनिकेशन कब हो रही है? जब एक पर्सन मैसेज सेंड कर रहा है और दूसरा पर्सन रिप्लाई कर रहा है सेंडर को. तो दोनों चीज़ें होंगी तभी हमारी टू वे कम्युनिकेशन होगी. तो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. टू वे कम्युनिकेशन कैन बी डैश if transferring thoughts, feelings, emotions and information sharing is not done with a common ground of understanding. टू वे कम्युनिकेशन कैसी हो सकती है अगर हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस और इन्फॉर्मेशन कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग शेयर ना की जाए. यानी कि आपसी समझ के अकॉर्डिंग हमारे अगर थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस मैच नहीं करते तो टू वे कम्युनिकेशन हमारी कैसी हो सकती है? इंटरप्रेटेड, मिस इंटरप्रेटेड और नन ऑफ दीज. इंटरप्रेटेड मतलब दूसरा पर्सन उसे समझ जाता है और मिस इंटरप्रेटेड मतलब नहीं समझ पाता. तो जब कॉमन पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ना हो तो उस केस में टू वे कम्युनिकेशन हमारी हो जाती है मिस इंटरप्रेटेड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वे कम्युनिकेशन इज डैश बिकॉज द सेंडर डज नॉट हैव टू डील विद द पोटेंशियल क्वेश्चन और डिसएग्रीमेंट फ्रॉम द रिसीवर. वन वे कम्युनिकेशन हमारी कैसी होती है वो हमें बताना है. फास्टर एंड ईजियर होती है, स्लो एंड स्टडी होती है या इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस होती है. क्योंकि सेंडर को रिसीवर के क्वेश्चंस या उसके डिसएग्रीमेंट के साथ डील नहीं करना पड़ता. कि अगर कोई मैसेज भेज रहा है, आप रिसीवर हो और आप उससे एग्री नहीं करते हो तो वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, सिर्फ वो पर्सन सेंड कर रहा है, आप उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो. तो उस केस में वन वे कम्युनिकेशन कैसी हो जाती है? जब तक रिप्लाई नहीं जाएगा तो सेंडर को पता नहीं लगेगा कि उसे आगे क्या करना है. तो क्या फास्टर और ईजियर हो सकती है? नहीं हो सकती. स्लो एंड स्टडी, स्लो हो जाती है. यस, स्लो हो जाती है. इम्पॉर्टेंट हो सकती है. इम्पॉर्टेंट तब तक नहीं होगी जब तक आपका रेगुलर बेसिस पे रिप्लाई नहीं जाएगा. सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी स्लो एंड स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूजिंग एप्रोप्रिएट डैश टू कन्वे आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज is very important in the written communication. Choosing appropriate dash, क्या चीज़ हम अच्छे से चूज करें ताकि हम आइडियाज़ को अपने मैसेज की फॉर्म में रिटन कम्युनिकेशन में अच्छे तरीके से बता पाएँ. वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स चूज करें, फ्रेजेस चूज करें या बोथ ए एंड बी. तो इसके लिए हम दोनों चीज़ें हमें ठीक यूज़ करनी चाहिए. वर्ड्स भी अच्छे यूज़ करें और फ्रेजेस भी अच्छे यूज़ करें. तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी. Lack of dash in expressing idea may lead to the failure of any written communication. Written communication में अगर हमें ढंग से अपनी बात को समझाना नहीं आता तो उस केस में written communication का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है. तो किस चीज़ की कमी से डिफीट होता है? तो उसका आपका क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? क्लैरिटी ऑफ सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्सिटी है या नन ऑफ दीज? तो लैक ऑफ क्लैरिटी. अगर क्लियर नहीं है सेंटेंस तो रिटन कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाएगा. Question number 22 is effective writing skill is the product of long hours of dash and practice. अच्छे जो राइटिंग स्किल होते हैं वो कैसे आते हैं? लॉन्ग आवर्स, बहुत ज़्यादा टाइम तक हम प्रैक्टिस करते हैं और क्या करते हैं? थिंकिंग, नॉलेज और प्रिपरेशन. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन. क्वेश्चन नंबर 23. A message should not be sent if it is negative, channel is not suitable or it is complex. एक मैसेज को हमें नहीं भेजना चाहिए अगर वो नेगेटिव है, चैनल सुटेबल नहीं है या वो कॉम्प्लेक्स है. तो मैसेज को कब नहीं भेजना चाहिए? नेगेटिव हो
तो ये तो देखो क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए नेगेटिव हो, ठीक है। तो शुड नॉट बी सेंट, नेगेटिव है तो अगर मान लीजिए हमें किसी पर्सन को सही बात बतानी है और अगर हम उसे सही बात बताएंगे तो वो उस चीज़ को समझेगा, लेकिन हम अगर इस डर से मैसेज भेजेंगे उसके लिए नेगेटिव हो सकता है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। चैनल इज़ नॉट सुटेबल, मतलब जिस मेथड के थ्रू हम भेज रहे हैं अगर वो ठीक नहीं है तब मैसेज हमें नहीं भेजना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे भेज सकते हैं, क्योंकि जो रिसीवर है अगर उसे नहीं समझ में आएगा तो हमें फीडबैक देगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ऐसे होना चाहिए कि दूसरा पर्सन जो है उसके कुछ पॉइंट्स को चाहे नहीं समझ पा रहा, वो फीडबैक दे के आपको समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 इज अ मैसेज शुड नॉट बी सेंट इफ, एक मैसेज को नहीं भेजना चाहिए अगर इट इज नेगेटिव, चैनल इज नॉट सुटेबल और इट इज कॉम्प्लेक्स। तो किस केस में हमें नहीं भेजना चाहिए? अगर वो नेगेटिव है मैसेज, मान लीजिए हमें किसी की ऑर्डर की डिलीवरी करानी है और हम टाइम पे नहीं कर पाए हैं, तो अगर हम उसे मैसेज नहीं भेजेंगे तब वो और ज़्यादा गुस्सा होगा। तो नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उसे इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा, तो ये तो हमारा रीज़न नहीं हो सकता। चैनल इज़ नॉट सुटेबल वो हो सकता है कि मान लीजिए हम उसे फ़ोन से मैसेज भेज रहे हैं और नेट नहीं चल रहा है, तो चैनल जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, या हम जिस भी मेथड के थ्रू भेज रहे हैं वहाँ से प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो तब हमें मैसेज नहीं सेंड करना चाहिए। जब चैनल ठीक हो जाए तब हमें मैसेज सेंड करना चाहिए। इट इज़ कॉम्प्लेक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, दूसरा पर्सन उसे अपने वर्ड्स में समझ जाएगा। कई बार हमें जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें रिटन कम्युनिकेशन में कुछ टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ करना पड़ता है विच आर बेनिफिशियल, लाइक अगर हम प्रोडक्ट को ये दिखा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो हमें मैसेज तब सेंड नहीं करना चाहिए जब उसको भेजने का जो मेथड है, मीडियम है, वो सुटेबल ना हो। Now we have question number 24. Which of the following indicates to the sender that his or her message has been received by the receiver? इनमें से क्या चीज़ इंडिकेट करती है सेंडर को कि इसका जो मैसेज है वो रिसीवर ने रिसीव कर दिया है? ट्रांसमिशन, आइडिया और फीडबैक। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं? सेंडर होता है, रिसीवर होता है, एनकोडिंग डिकोडिंग होती है और फीडबैक होता है। फीडबैक क्या होता है? रिसीवर जो रिप्लाई सेंड करता है सेंडर को, ताकि उसे पता लग जाए कि उसको, रिसीवर को उसकी बात समझ में आ गई है, तो ये आपका क्या हुआ? फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सेंडर कीप्स हिज मैसेज फ्री फ्रॉम। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि सेंडर अपने मैसेज को किस चीज़ से फ्री रखे? प्रेजुडाइस, कॉम्प्लेक्सिटी या ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि उसके माइंड में दूसरे के लिए कोई ओपिनियन ना हो। कभी कभी हम दूसरों के लिए अपने माइंड में ओपिनियन सेट कर लेते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जब हम प्रीजुडाइज की बात करते हैं तो कुछ हमारे पुराने विचार होते हैं जिनकी हम बात कर रहे होते हैं, तो उसका मैसेज इन स्टीरियोटाइप से फ्री होना चाहिए। और सेंटर का मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी से भी फ्री होना चाहिए, मतलब ऐसा हो, ये होता है कि हमें टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ तो करना होता है, लेकिन दूसरे पर्सन को उसको पढ़ते थोड़ा वो रिलेट कर पाए, वो चीज़ होनी चाहिए। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26. डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस डीलिंग विद अ सिंगल टॉपिक। क्या चीज़ हमारी रिलेटेड सेंटेंसेस का कलेक्शन होती है जो एक टॉपिक से डील कर रही होती है? फ्रेज, पैराग्राफ और पैसेज। तो हमने इस चैप्टर में पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था कि पैराग्राफ जो है वो एक टॉपिक पे होता है और उसके सारे सेंटेंसेस एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दैट इज कोहेरेंट होते हैं। सो द आंसर विल बी पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट शोज एक्शन और एग्जिस्टेंस इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर एक्शन होना, कोई काम होना या एग्जिस्टेंस शो करना, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा है, वो किस चीज़ से शो होता है? कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से शो होता है? नाउन, वर्ब और एडवर्ब। तो ये बहुत इजी आंसर, आपने पढ़ा भी हुआ इंग्लिश ग्रामर में। द आंसर इज वर्ब। नाउन इज द पर्सन ऑफ एनी
Noun is the name of any person, place or thing, and adverb is the word that qualifies the verb, यानी कि जो बताती है कि verb कैसे हो रही है, कब हो रही है और कहाँ हो रही है. That describes how the verb is going on, when the verb was done, how the verb is done, and where it was done. Question number 28. Oral and written communication are categorized in the dash method of communication. ओरल एंड रिटन आपके कौन से मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं? तो हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल. तो इसका आंसर आपका क्या होगा? वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल में गेस्चर्स आ गए, बॉडी लैंग्वेज आ गई, विजुअल में आपके पोस्टर्स और बैनर्स आ गए. क्वेश्चन नंबर 29. डैश आर इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम एकदम से इंटरेक्ट कर पाते हैं, यूजर फ्रेंडली होती है और इंटरेस्टिंग होती है, वो क्या होती हैं? विजुअल एड्स, रिपोर्ट्स और नोटिसेस. तो वो हमारी होती है विजुअल एड्स. जैसे हमने अभी डिस्कस किया, पोस्टर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं. तो किसी भी चीज़ को देख के हमारा माइंड उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इंटरेक्ट करते हैं उससे. सो द आंसर विल बी विजुअल एड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इनमें से कौन सा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है? फेशियल एक्सप्रेशन, टेलीग्राफ और सर्कुलर्स. तो नॉन वर्बल में बात ओरल या रिटन नहीं होता, तो सर्कुलर्स तो रिटन का पार्ट है, वो हो नहीं सकता. टेलीग्राफ भी रिटन में आता है, वो भी नहीं हो सकता. तो आंसर क्या हुआ हमारा? फेशियल एक्सप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. डैश कम्युनिकेशन इज लेस एक्सपेंसिव एंड सेव्स मनी एज नो स्टेशनरी इज रिक्वायर्ड. कौन सा कम्युनिकेशन हमारा लेस एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें स्टेशनरी नहीं चाहिए? तो आपको पता है रिटन में तो चाहिए. ऑप्शन है रिटन, ओरल और विजुअल. रिटन में चाहिए, ओरल में नहीं चाहिए. तो लेस एक्सपेंसिव ओरल हो सकता है, मनी भी सेव करता है. और विजुअल में जब हम पोस्टर्स और बैनर्स बना रहे हैं तो उसके लिए भी हमें स्टेशनरी चाहिए. तो लेस एक्सपेंसिव की बात हो रही है, तो आंसर हमारा क्या होगा? ओरल. ओके. The next question is question number 32. Dash is an important element of the oral communication. Oral communication का important element क्या है? Memorandum, स्मार्ट बोर्ड, बॉडी लैंग्वेज. तो ओरल कम्युनिकेशन में आपका क्या आता है स्टूडेंट्स? मेमो तो रिटन का पार्ट हो गया. स्मार्ट बोर्ड आपके स्मार्ट बोर्ड पे भी हम लिख के बताते हैं. तो बॉडी लैंग्वेज हमारी आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है वैसे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है here the body language is the important element of the oral communication बिकॉज बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से हम समझ पाते हैं कि उस टाइम पे पर्सन जो कह रहा है वो किस मूड से कह रहा है. ही इज़ एंग्री और ही इज़ हैप्पी और ही इज़ सैड. यानी कि बॉडी लैंग्वेज किस चीज़ में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है हमें समझने में और डिकोड करने में कि वो पर्सन क्या कह रहा है और उस टाइम उसका मूड कैसा है. सो दैट इज़ वाई बॉडी लैंग्वेज इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन. Next we have is question number 33. Dash is the process of ensuring that the receiver has received the message and understood. किस प्रोसेस से हमें ये श्योरिटी मिलती है कि रिसीवर को मैसेज मिल गया और उसने उसे समझ लिया है? कम्युनिकेशन, फीडबैक या चैनल. तो इसका आंसर क्या होगा? फीडबैक. बिकॉज फीडबैक क्या होता है? जो रिसीवर सेंडर को भेजता है. तो इसी चीज़ से हमें पता लगता है. चैनल तो वो मेथड हो गया जिसके थ्रू मैसेज जा रहा है, और कम्युनिकेशन हो गया जिसमें आपस में बात हो रही है. तो जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं वो आपका हो गया फीडबैक. क्वेश्चन नंबर 34. इन द डैश स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन से स्टेप में रिसीवर जो है वो मैसेज को समझता है और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर लेता है? फीडबैक है, एनकोडिंग है और डिकोडिंग है. तो रिसीवर मैसेज को समझ रहा है और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज कर रहा है. तो पहले वो इंफॉर्मेशन उसे मिली है सेंडर के थ्रू, तो जब रिसीवर उसे समझ रहा है तो स्टूडेंट्स उसे हम कहेंगे डिकोडिंग. फीडबैक अभी हमने ऊपर डिस्कस किया. एनकोडिंग कब होती है? जब सेंडर मैसेज को भेजता है. ठीक है. तो जिस डिवाइस के थ्रू वो भेज रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको वो उस लैंग्वेज में चेंज करता है अपनी बात को कि उस चैनल के थ्रू वो जा सके. वो एनकोडिंग होती है. और डिकोडिंग होती है रिसीवर उस मैसेज को समझ रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज.
कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट मैटर यानी कि जिस बारे में बात की जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, मैसेज, नॉइस और स्पीच। तो दैट थिंग इज नोन एज ऑफ कोर्स मैसेज, उसे हम कहते हैं मैसेज। डैश इज द पर्सन हु वांट्स टू कन्वे द मैसेज, उस पर्सन को क्या कहते हैं जो मैसेज को कन्वे करना चाहता है या कन्वे करता है, रिसीवर, सेंडर या कम्युनिकेटर। जो मैसेज को कन्वे करता है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं सेंडर, और जो मैसेज को रिसीव करता है उसे हम कहते हैं रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज द वे वी लुक एट द थिंग, किसको हम एक तरीका कहते हैं जिससे हम चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव और एनवायरनमेंट। द आंसर विल बी पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को हम हिंदी में स्टूडेंट्स बोलते हैं नज़रिया। किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं उसे हम कैसे समझ रहे हैं, तो हमारा नज़रिया क्या है उस चीज़ को लेके, दैट इज नोन एज पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 38, नो वन वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी इन द क्लास, थिंकिंग सच स्टेटमेंट्स फॉल्स इन विच कैटेगरी, प्रीजुडाइस, एनवायरनमेंट और लैंग्वेज। अगर कोई पर्सन ऐसे सोचता है कि कोई क्लास में मुझसे बात नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्टेटमेंट्स किस कैटेगरी में आती हैं, प्रीजुडाइस, एनवायरनमेंट या लैंग्वेज। तो अभी हमने प्रीजुडाइस के बारे में पढ़ा था, स्टीरियोटाइप्स या कुछ ऐसी बातें, नेगेटिव चीज़ें जो हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं और हम उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, दैट इज नोन एज प्रीजुडाइस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द एबिलिटी टू सी, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट वंस एनवायरनमेंट, किस चीज़ की हमारी एबिलिटी होती है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे समझते हैं, लैंग्वेज परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन और फीलिंग परसेप्शन। तो हम उस चीज़ को देख के समझ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा हुआ वो विजुअल परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, डैश लेट्स आर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली। अगर हमारे पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिसमें कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, तो हम आगे की चीज़ों को भी क्लियरली समझ नहीं पाते हैं और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो वो किस चीज़ में आएगा आपका, एनवायरनमेंट में, लैंग्वेज में या पास्ट एक्सपीरियंस में। आंसर विल बी पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, इन डैश राइटिंग राइटर टेल्स अ स्टोरी विच कैन बी फैक्ट और अ फिक्शन। किस तरह की राइटिंग में राइटर एक स्टोरी बताता है जो एक फैक्ट या फिक्शन हो सकती है, पर्सुएसिव, एक्सपोजिटरी या नरेटिव। तो स्टूडेंट्स पर्सुएसिव राइटिंग वो होती है जिसको लिखने से कोई पर्सन उस चीज़ को पढ़ के कन्विंस हो जाता है, जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, हमें अच्छा फील होता है, लाइक दैट। एक्सपोजिटरी होती है किसी भी चीज़ के बारे में जो एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन होती है बहुत डिटेल्ड फॉर्म में, और नरेटिव होती है जहाँ पे कोई भी कहानी या कथा के बारे में सुनाया जा रहा होता है, स्टोरी बताई जा रही होती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो इसका आंसर हुआ हमारा नरेटिव। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, कमांड और एन ऑर्डर। तो ये अभी हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा था। ये हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, इंपैरेटिव, इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी। सो दैट इज नोन एज इंपैरेटिव सेंटेंस। जैसे कि प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर या स्टैंड अप, ये हमारी रिक्वेस्ट है और कमांड्स हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो द आंसर इज imperative sentence. Question number 43, a person or thing towards which the action is directed. कोई भी ऐसा पर्सन और थिंग जिसके लिए एक्शन किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, जिसके ऊपर एक्शन किया गया है, टुवर्ड्स। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, दैट इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, आई बॉट अ केक फॉर माई फ्रेंड। तो आई इज द सब्जेक्ट, bought is the verb, cake is the object. I bought a cake, तो क्या लिया, केक लिया, तो केक हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए लिया, फॉर माई फ्रेंड, तो वो हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जहाँ पे what का आंसर मिले वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ पे whom का आंसर मिले वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो केक के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो दैट इज वाई the answer will be direct object. Question number 44, dash phrase consists of a noun phrase that renames another noun in the sentence. कौन सा ऐसा फ्रेज होता है जिसके अंदर नाउन फ्रेज होता है जो दूसरे नाउन को रीनेम कर देता है।
जेरेंड इन्फिनेटिव और अपोजिटिव। तो जेरेंड तो क्या होता है, जिसमें वर्ब होती है लेकिन वो नाउन का काम करती है, जैसे कि डू यू माइंड आस्किंग दीज क्वेश्चंस, डू यू माइंड माई आस्किंग दीज क्वेश्चंस, तो वहां पे क्या हो गया, जेरेंड हो गया आस्किंग। इन्फिनेटिव में टू रीड, टू वॉक, इस तरह से। और अपोजिटिव हमारा होता है जिसमें हमारा जो नाउन फ्रेज है, जिसमें नाउन फ्रेज ऑलरेडी होता है, जो दूसरे नाउन को रीनेम कर देता है एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि द बॉय इज रनिंग इन द रेस, और हमने इसी चीज को बोला द बॉय हु इज एन एविड स्प्रिंटर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बॉय जो नाउन था उसके लिए एक और हमने जो नेम, अनदर नेम दे दिया अनदर नाउन से, एन एविड स्प्रिंटर, यानी कि जो बहुत तेज भागता है। ठीक है, तो हमने वहां पे रीनेम कर दिया दूसरे नाउन से सेंटेंस में, तो वो हमारा क्या हो गया, अपोजिटिव फ्रेज। So these were all the MCQs of the communication skills unit. I hope students you have understood the points and the questions. In case still if there is any doubt in any of the question, you can ask me in the comment section. Now we are left with one video of the MCQs related to chapter number 3, that is information and communication technology skills. That will also be posted very soon. Till then, keep watching, keep studying and keep revising. The exams are very near. 10th class exams are IT exam is on 25th of November. आपके भी स्कूल में एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो इनको रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।